बाउंड एक अमेरिकन इरोटिक थ्रिलर है। ये कहानी लव, लस्ट और लालच की है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉर्की एक लेस्बियन थग है जो किसी अपराध के लिए 5 साल जेल की सजा काट चुकी है। जब वो जेल से बाहर आई तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगी, जहां वो पेंटिंग और प्लम्बिंग का काम करती है। कॉर्की एक हुनरमंद लड़की है और चीजों को फिक्स करने और प्लम्बिंग जैसे कामों में माहिर है। आजकल उसे मिस्टर बियांकी नाम के आदमी के अपार्टमेंट में पेंटिंग और प्लम्बिंग का काम मिला है। जेल से छूटने के बाद कॉर्की को अकेलापन काफी सताने लगा है। वो लेस्बियन क्लब्स के चक्कर लगाया करती है ताकि कोई पार्टनर ढूंढ सके। एक दिन जब वो मिस्टर बियांकी के खाली पड़े अपार्टमेंट में पेंटिंग और प्लम्बिंग का काम करने जा रही थी, यहाँ लिफ्ट में पहली बार उसने वायलेट को देखा। वायलेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिस्टर बियांकी के ठीक बगल वाले अपार्टमेंट में रहती है। लिफ्ट में वायलेट भी कॉर्की को उसे घूरते हुए नोटिस कर सकती है। वायलेट को कॉर्की का ये अग्रेसिव अंदाज पसंद आया। उसी दिन वायलेट बगल के अपार्टमेंट में काम कर रही कॉर्की से मिलने चली जाती है। उसने उसके लिए स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाई है। वायलेट को लगता है कि वो ब्लैक कॉफी की ही तरह कड़क होगी, बिल्कुल माचो और मर्दाना। यहाँ दोनों की एक दूसरे से पहचान होती है। वायलेट के बर्ताव से जाहिर है कि वो कॉर्की से प्रभावित है और उसे टीज कर रही है। कॉर्की भी अपने लिए बेसब्री से एक पार्टनर ढूंढ रही थी। ये सिचुएशन दोनों के लिए माकूल है। दोनों में प्यार बखूबी पनपेगा। हालांकि तब उनके बीच केवल बातें ही होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के मन में बेकरारी दर्ज करने में कामयाब रहते हैं। पूरी रात कॉर्की केवल वायलेट के बारे में ही सोचती है। अगले दिन जब वो मिस्टर बियांकिनी के अपार्टमेंट में काम कर रही होती है, वायलेट उसे अपने अपार्टमेंट में प्लम्बिंग का छोटा सा काम करने के लिए बुलाती है। वायलेट ने अपने कान का झुमका सिंक में गिरा दिया था, जो पाइप में जाकर फंस गया है। असल में कॉर्की को अपने अपार्टमेंट में बुलाने की ये उसकी तरकीब है। जब कॉर्की पाइपलाइन से उसका झुमका निकालती है, वायलेट उसे सिड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है और उसे अपनी छाती में बने टैटू दिखाने के बहाने बहकाने लगती है। कॉर्की उससे पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर अपना झुमका सिंक में गिराया था ताकि उसे अपने अपार्टमेंट में बुला सके। तब वायलेट कहती है कि हाँ, ऐसा ही है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वायलेट का बॉयफ्रेंड सीजर वहां आ जाता है और उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। सीजर ने उन्हें एक दूसरे से लिपटते चिपटते नहीं देखा था। सीजर एक खतरनाक माफिया जीनो मार्जोनी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। सीजर कोई ठीक आदमी नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड वायलेट के साथ अफेयर रखना कॉर्की के लिए खतरों भरा हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि जिस प्यार में रिस्क नहीं, उसमें इश्क नहीं। उस रात वायलेट फिर से कॉर्की से मिलती है और वे दोनों कॉर्की के रूम में देर रात तक एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगली सुबह जब कॉर्की काम पर लौट रही होती है, वो एक आदमी जिसका नाम सैली है, वायलेट के कमरे के दरवाजे पर उसके लिए बेकरार होते देखती है। कॉर्की को इस बात का थोड़ा बुरा लगता है, पर दुनिया की यही रीत है। हाई सोसाइटी लेडीज का यही हाल है। कॉर्की दीवार के दूसरी तरफ से वायलेट और उस आदमी की लस्टफुल सिसकियां सुन सकती है। अगली बार जब कॉर्की और वायलेट मिलती हैं, कॉर्की उससे थोड़ा नाराज होती है, क्योंकि उसके लिए कॉर्की के साथ रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। वो उसे केवल अपनी हवस साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तब वायलेट उसे बतलाती है कि वो जो दूसरे आदमियों के साथ करती है वो सिर्फ उसका काम है, पर वो जो उसके साथ करती है वो उसका प्यार है। असल में वायलेट एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट है। सीजर उसका आशिक और कस्टमर है। वो जिस आदमी सैली से मिल रही थी वो उसका एक आशिक हुआ करता है। वे सभी उससे प्यार का तो दावा करते हैं, पर कोई भी उसे अपने साथ हमेशा के लिए नहीं रखना चाहता है। वो सभी के लिए केवल किराए की एक चीज है। अगले दिन जब कॉर्की मिस्टर बियांकिनी के अपार्टमेंट के बाहर अपने ट्रक से कुछ काम का सामान निकाल रही होती है, कुछ माफिया टाइप लोगों को अपार्टमेंट में जाते हुए देख सकती है। उनके साथ सैली नाम का वही आदमी भी है जो कल वायलेट से मिलने आया था, लेकिन आज लगता है जैसे वो किसी मुसीबत में है। कॉर्की मिस्टर बियांकिनी के अपार्टमेंट में काम करते हुए सीजर के कमरे से आ रही चीख पुकार सुन सकती है। ये चीख पुकार सैली की है, जिससे पैसे की कुछ गड़बड़ी को लेकर पूछताछ की जा रही है। कॉर्की सैली के शरीर पर पड़ रहे लात, घूंसों और उसके कर्राने की आवाज सुन सकती है। सैली ने माफिया जीनो मार्जोनी से पैसे की लॉन्ड्रिंग में 2 मिलियन की हेरफेर की है। यहाँ सीजर के घर में जीनो का सनकी बेटा जोनी मार्जोनी भी मौजूद है। उसे तो किसी को टॉर्चर करने में बड़ा आनंद आता है। उसके इसी साइको मिजाज के लिए सीजर उसे अपने अपार्टमेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो काम सीधी उंगली से हो सकती है, उसके लिए भी वो टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करता है। सीजर की जोनी से जरा भी नहीं बनती है।
भले ही वो उसके मालिक जीनो मार्जोनी का बेटा हो। ऊपर से जोनी जब भी उसके अपार्टमेंट में आता है वॉयलेट से भी फ्लर्ट करता है। इस बात से तो सीजर का खून खौल उठता है। यहाँ सीजर के घर में सैली को भयंकर टॉर्चर किया जाता है, उसकी उंगलियां तक काट दी जाती है। फाइनली वो $2 मिलियन की गबन की बात कबूल लेता है और बतलाता है कि उसने पैसे अपने घर में छुपा कर रखे हैं। वॉयलेट सैली को जानती थी, वो उसका चाहने वाला था। वो उसे पिटते हुए नहीं देख सकती है, इसलिए अपार्टमेंट से बाहर कॉर्की के पास चली जाती है। उस रात सीजर खून से सने हुए ढेर सारे पैसे लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। उन्होंने सैली के सारे पैसे रिकवर कर लिए थे, पर जोनी इतना बड़ा साइको है कि उसने पैसे रिकवर कर लेने के बावजूद सैली को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। सीजर भी बगल में ही था। सैली के खून के छींटे उसके ऊपर और पूरे पैसे में सन गए। अब जीनो को पैसे लौटाने से पहले सीजर को उन पैसों को साफ करके फिर से सजाना होगा। $2 मिलियन ढेर सारे पैसे होते हैं। वो एक एक पैसे को अच्छे से धोता है, रस्सी में टांग कर सुखाता है और फिर एक एक नोट को आयरन करता है। ये बड़ी मेहनत वाला काम था। इन्हीं बेवकूफियों की वजह से वो जोनी को पसंद नहीं करता है। कल माफिया जीनो मार्जोनी खुद इन पैसों को लेने शाम की फ्लाइट से यहाँ आएगा। ये बात सीजर के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। वो जीनो की बड़ी इज्जत करता है और उसे इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। सैली ने जीनो से जो पैसे चुराए थे, असल में वो इस कांड में अकेला भागीदार नहीं था। इस बारे में वायलेट भी जानती थी। उसने पकड़े जाने से एक दिन पहले इस बारे में वायलेट को भी बतलाया था। उसने उसे अपने साथ भाग चलने का ऑफर दिया था। वायलेट के पास अब भी एक मौका है। सारे पैसे सीजर के अपार्टमेंट में ही है। जीनो को पैसे डिलीवर करने से पहले वो पैसे लेकर भाग सकती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर वो ऐसा करती है तो माफिया उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो उनसे ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकती है। वे उसे कहीं ना कहीं ढूंढ निकालेंगे और बेरहमी से मार देंगे। अगर उसे माफिया से पैसे चुराने हैं तो एक अच्छा प्लान बनाना होगा और चोरी का आरोप किसी दूसरे पर मढ़ना होगा। पर वॉयलेट नहीं जानती है कि वो ऐसा कैसे करेगी, इसलिए इस काम में कॉर्की की मदद मांगती है। हालांकि वो कॉर्की से कुछ ही दिनों पहले मिली थी, उस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या कॉर्की 4 दिन के इसके लिए उसके साथ इतना बड़ा रिस्क उठाएगी? इन सारे संशय के बावजूद वो कॉर्की से पैसे चुराने के बारे में बात करती है। शुरू में तो कॉर्की थोड़ा हिचकती है, पर जानती है कि ये एक लाइफ टाइम मौका है। एक प्रॉपर प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कॉर्की प्लान बनाती है कि माफिया जीनो मार्जोनी के उनके अपार्टमेंट में आने से पहले, जब सारी तैयारी करने के बाद सीजर नहाने के लिए जा रहा होगा, तो वॉयलेट वो स्कॉच की बोतल गिरा देगी जो जीनो को बहुत पसंद है। जाहिर सी बात है कि सीजर उसे स्कॉच की बोतल खरीदने वाइन शॉप भेजेगा। इसके बाद जब सीजर नहाने चला जाएगा और बाथरूम में ही होगा, कॉर्की चुपके से अंदर आ जाएगी और पैसे चुराकर बगल के अपार्टमेंट में छुपा देगी जहां वो काम कर रही है। इसके बाद जब स्कॉच की बोतल लेकर वॉयलेट वापस आएगी तो वो सीजर से ये कहेगी कि उसने अपार्टमेंट के बाहर जोनी को देखा था। जोनी से ऐसे भी सीजर की नहीं बनती है। जब वो पैसे का खाली बैग देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि जोनी ने उससे पैसे चुराए हैं और उसे फंसाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद सीजर जोनी को इस बारे में कुछ नहीं बतलाएगा। कैसे वो उसे कहेगा कि उसे फंसाने के लिए उसके खुद के बेटे जोनी ने उससे उसके पैसे चुराए हैं। तब सीजर के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो वहां से भाग जाए। तब जीनो को लगेगा कि पैसे सीजर ने चुराए हैं और वे उसे ढूंढेंगे और सारा पैसा उनका हो जाएगा। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक होता है, पर जैसा कि कॉर्की और वॉयलेट ने सोचा था कि सीजर भाग जाएगा, वो भागने से मना कर देता है और कहता है कि वो जीनो के सामने उसके बेटे जोनी की पोल खोलेगा। हालांकि वॉयलेट सीजर को बहुत समझाती है कि वे भाग चलें, यही एक रास्ता है। जीनो उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, पर सीजर को पूरा यकीन है कि वो जोनी से पैसे रिकवर कर लेगा। वो तो एक बेवकूफ है, वो इतना स्मार्ट नहीं है कि उससे फंसा सके। ठीक तय समय पर जीनो वहां अपने बेटे जोनी और एक आदमी के साथ पहुंचता है। यहाँ जीनो के सामने ही सीजर उसके बेटे जोनी पर आरोप लगाता है कि जोनी ने पैसे चुराए हैं। वॉयलेट ने उसे अपार्टमेंट से निकलते देखा था। तब दोनों में बहस होती है और ये बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि सीजर अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। तब माफिया जीनो मार्जोनी उसे समझाता है कि उन्हें किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है, पर सीजर को पूरा यकीन है कि पैसे जोनी नहीं चुराए हैं। वो पूरे आवेश में है, इसलिए जीनो मार्जोनी उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर गलती से उसके हाथ से गोली चल जाती है और माफिया के सीने में जा लगती है। इसके बाद तो मामला हाथ से पूरी तरह से निकल जाता है और भयंकर गोलीबारी होती है। चूंकि सीजर के पास लोडेड गन है,
वो जोनी और दूसरे आदमी के उस पर गोली चलाने से पहले ही उन्हें शूट कर देता है। ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई है। उसने माफिया और उसके बेटे को अपने घर में ही मार दिया। उसका बचना तो मुश्किल है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। वायलेट उससे अब भी कहती है कि वो यहाँ से भाग चले, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी सोच पाते वे अपने अपार्टमेंट के नीचे पुलिस सायरन की आवाज सुनते हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेन कर दी है कि उन्होंने बगल के अपार्टमेंट में गोली चलने की आवाज सुनी थी। तुरंत एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम वहां तहकीकात के लिए पहुंच जाती है। तब सीजर और वायलेट किसी तरह तीनों डेड बॉडी को बाथरूम में छुपाते हैं और खून पोंछकर उसके ऊपर कारपेट बिछा देते हैं। जब पुलिस उनके अपार्टमेंट पहुंचती है वे फुल साउंड में टीवी चला देते हैं, जिससे कि ऐसा लगे जैसे पड़ोसियों ने टीवी में गन फायरिंग की आवाज सुनी होगी और पुलिस को फॉल्स अलार्म दिया होगा। जब पुलिस उनके अपार्टमेंट आती है उन्हें यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है। वे सीजर और वायलेट की बातों से सेटिस्फाई हैं। वे कहते हैं कि सीजर के कान की मशीन खराब है, इसलिए उसने फुल साउंड में टीवी लगा रखी है। अगर पुलिस को माफिया की डेड बॉडी मिल जाती तो सीजर उन्हें भी मार देता। फिलहाल वो कुछ भी कर सकता है। जब पुलिस चली जाती है सीजर तय करता है कि वो जोनी के अपार्टमेंट जाएगा और पैसे रिकवर करेगा। इसके बाद माफिया के राइट हैंड मिकी से यह कह देगा कि जीनो और जोनी उससे मिलने अब तक नहीं आए। इसके बाद वो उन दोनों की डेड बॉडी झील में फेंक देगा। ऐसे में कोई भी उस पर कभी शक नहीं करेगा। सीजर ने मिकी को पैसे मिलने से पहले ही कह दिया कि पैसे उसके पास ही हैं। वो अब भी जीनो और जोनी का इंतजार कर रहा है। वे अब तक उसके पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब वो जोनी के अपार्टमेंट पहुंचता है वहां भी उसे पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे आखिर मिलेंगे भी कैसे? ये तो कॉर्की के पास है। इधर कॉर्की चाहे तो पैसे लेकर भाग सकती है, पर उसने अपनी जुबान रखी। वो पैसे लेकर भागी नहीं और वायलेट का इंतजार कर रही है। वायलेट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। प्लान तो ऐसा नहीं था। वो किसी भी हाल में अब सीजर के चंगुल से भागना चाहती है, पर वो उसे अपने पास रोक के रखता है। वायलेट बेचैनी में है और एक बार कॉर्की से बात करना चाहती है। क्या वो अब भी उसका इंतजार कर रही है या फिर पैसे लेकर भाग गई? कॉर्की अब भी बगल के अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही है। वायलेट उसे फोन करती है, तब सीजर उसे फोन पर किसी से बात करते सुन लेता है। हालांकि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि आखिर वो किससे बात कर रही है, इसलिए उसे मारता पीटता है और उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। दीवार की दूसरी तरफ कॉर्की वायलेट के साथ मारपीट की आवाज सुन सकती है, इसलिए अपना रिवॉल्वर लेकर उसे बचाने उसके कमरे में चली आती है, पर सीजर उस पर भी काबू कर लेता है। सीजर को बड़ी हैरानी है कि ये कॉर्की है। उसने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसे लगा था कि वायलेट फोन पर मिकी से बात कर रही थी। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्यों वायलेट कॉर्की को फोन करेगी और क्यों वो रिवॉल्वर लेकर यहाँ आई है। पर धीरे धीरे उसे बात समझ में आने लगती है कि पैसे जोनी ने नहीं बल्कि वायलेट और कॉर्की ने चुराए थे। ये तो उसके लिए भी बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जो भी हो, अब वायलेट और कॉर्की दोनों उसके कब्जे में हैं। वो पैसे किसी भी हाल में निकलवा लेगा, पर वो फिलहाल कॉर्की को जान से नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। जब वो कॉर्की से यह बात उगलवा ही रहा होता है कि पैसे उसने कहाँ छुपाए हैं, मिकी वहां पहुंच जाता है। तब सीजर इस सारे कांड को छुपाने के लिए कॉर्की के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे कबर्ड में बंद कर देता है। वो मिकी से कहता है कि पैसे बैग में हैं और इससे पहले कि वे पैसे चेक कर दें, सीजर फोन पर बातें करने लगता है और कहता है कि जीनो का एयरपोर्ट से निकलते वक्त एक्सीडेंट हो गया था और वे हॉस्पिटल में हैं। तब मिकी और उसके आदमी बिना बैग चेक किए हड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। इस बार कॉर्की से पैसे का पता लगाने के लिए सीजर वायलेट को टॉर्चर करता है और आखिरकार कॉर्की उसे पैसे की जानकारी दे देती है। पैसे बगल के अपार्टमेंट में पेंट के कनस्तर में छुपाए गए हैं, पर वो पैसे चेक किए बगैर कॉर्की और वायलेट को जान से नहीं मारेगा। लेकिन ये भी अब तय हो चुका है कि पैसे मिलते ही वो उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। फाइनली उसे पैसे तो मिल जाते हैं, पर वायलेट कमरे से भाग जाती है। इधर कॉर्की ने भी अपने हाथ खोल लिए थे। वो उस अपार्टमेंट में आकर सीजर पर हमला करती है, पर सीजर को मार नहीं पाती है। वो किसी तरह फिर से कॉर्की पर काबू कर लेता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। वायलेट असल में भागी नहीं थी, वो वापस सीजर के कमरे में गई थी और उसने मारे गए माफिया की जेब से बंदूक ले ली और मिकी को फोन करके बता दिया कि सीजर ने जीनो और जोनी दोनों को मारकर पैसे ले लिए हैं और अब यहाँ से भागने वाला है। इधर जब सीजर कॉर्की को मारने ही वाला होता है, वायलेट गन लेकर वापस आ जाती है और सीजर को कई गोली मारती है। वहीं पर सीजर की मौत हो जाती है। बाद में कॉर्की और वायलेट सीजर की लाश कहीं डिस्पोज कर देते हैं और मिकी को ऐसा लगता है जैसे सीजर ने जीनो और जोनी की हत्या कर दी
और सारे पैसे लेकर कहीं भाग गया। पर असल में सारे पैसे वायलेट और कॉर्की के पास हैं। वे सारे पैसे लेकर सब झंझटों से दूर कहीं चले जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।